नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ऊपर वाले के यहां देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिर नरेंद्र मोदी जी की लाडली सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच पर एफआईआर के आदेश जारी हुए। शेयर बाजार में धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी बूच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी बूच के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के और सिक्योरिटी एंड स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया एसईबीआई सेबी और बीएसई के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल जज एसआई बंगार ने ठाणे बेस्ट जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में दिया है। सपन श्रीवास्तव ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सेबी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइडर ट्रेडिंग और लिस्टिंग के मामले के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के आरोप भी लगाए गए। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभाकर तरंगे और राजलक्ष्मी भंडारी ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए, लेकिन माधवी बूच को नहीं बचा पाए। अब आदेश में कौन कौन किस किस पे एफआईआर है। सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच, सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया, सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वैष्णव, बीएससी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीएससी के सीईओ सुंदरमन राममूर्ति, सब टॉप मोस्ट। जज साहब ने पूरी शिकायत और जो दस्तावेज थे उसकी समीक्षा दिया। मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को 23 दिन के भीतर स्टेटस पेश करने को कहा है। अब शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत की थी। सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेराफेरी करने दी गई, इससे निवेशकों को नुकसान हुआ, नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति दी, यानी जो लिस्टिंग करने के लायक नहीं थे उनको भी दी थी। अब इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी अडानी ग्रुप की जुड़ी ऑफशोर कंपनी में सेबी चीफ की हिस्सेदारी की बात आई थी। अमेरिकन कंपनी हिंडनबर्ग ने 19 अगस्त 2024 को एक रिपोर्ट जारी की रात को। इसमें दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधवी बूच की अडानी ग्रुप की जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी थी और दावा किया था तो बूच और उनके पति की मॉरिशियस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में हिस्सेदारी है। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर में दामों में तेजी लाने के लिए किया गया था, ऐसा आरोप था। बूथ 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयर धारक बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कर्तव्य काल के दौरान वह इसकी मालिक रही। सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफर किए। सेबी चीफ पर कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाए थे कि सेबी के जुड़े होने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक समेत 3 जगह से वो अतिरिक्त सैलरी ले रही थी। पवन खेड़ा जो स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाए थे कि माधवी बूच 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक सेबी के पूर्णकालीन सदस्य थी। फिर 2 मार्च 2022 को माधवी बूच सेबी की चेयरपर्सन बनी। सेबी की चेयरपर्सन की नियुक्ति करने वाली कैबिनेट में पीएम मोदी और अमित शाह भी शामिल थे। हालांकि सेबी चीफ और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ने आरोप को नकार दिया। बैंक ने कहा बैंक से रिटायर्ड होने के बाद माधवी को कोई सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दिए गए। उन्होंने सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिए, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट्स के क्वांटम आप देखोगे तो आंखें खुल जाएगी। माधवी बूच फरवरी 28 को सेबी चीफ से रिटायर हुई।
उनकी जगह केंद्र सरकार ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को अगला सेबी प्रमुख नियुक्त किया। तुहिन अगले 3 साल तक इस पद पर बने रहे। तुहिन कांत पांडे ओडीसी कैडर के आईएएस ऑफिसर है। मोदी 3 में भारत सरकार के सबसे व्यस्त सचिवों में से एक है। फिलहाल केंद्र सरकार में 4 महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। उन्हें 7 दिसंबर 2024 को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। ये तो हुई पूरी खबर। लेकिन अब ये माधवी बुच है कौन? जरा माधवी बुच के बारे में हम जानेंगे। बुच ने अपना करियर मतलब अपनी कार्यकाल की शुरुआत 1990 में आईसीआईसीआई बैंक में शुरू किया था। 2007 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। वे फरवरी 2009 से 2011 तक आईसीआईसीआई की सिक्योरिटीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी। 2011 में सिंगापुर चली गई और उन्होंने ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। मांझी के पास फाइनेंशियल सेक्टर में 30 साल का लंबा अनुभव है। वे सेबी के तमाम कमिटियों में पहले भी रह चुकी है। वे अभी इसके एडवाइजरी कमिटी में भी है, अभी भी है। अब आप देखिए, माधवी बुच पे जब भी आरोप लगे, और आपको याद होगा, पार्लियामेंट्री कमिटी ने भी माधवी बुच को समन्स किया था, लेकिन यही भाजपाई सांसद उस कमिटी में टूट पड़े विपक्ष पे कि माधवी बुच को यहां नहीं आने देंगे। ऐसी क्या बात थी? माधवी बूथ सेबी की चेयरपर्सन थी। यदि पार्लियामेंट्री कमेटी उनको बुलाती है तो उसके सामने आना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन लगातार भाजपाई उनको बचाव कर रही थी। एकाएक सेबी के खिलाफ यानी बुच के खिलाफ, माधवी बुच के खिलाफ, माधवी बुच पुरी के खिलाफ यदि एफआईआर दर्ज होती है, ये मामला बड़ा है। क्या आने वाले समय में ऐसा ही कुछ मामला राजीव कुमार के भी बारे में हो सकता है? या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितने बने हैं, जिनके कई आरोप है, लोग शक की दृष्टि से देखते हैं, क्या वो भी घेरे में आएँगे या उन्हें इम्यूनिटी होती है? ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं नकेल तो डलवा दी गई। यदि ये मामला बाहर आता है, तो फिर और सेबी की चेयरपर्सन इसमें दोषी पाई जाती है। प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं कागज़ों में वो दोषी पाई गई। कुछ तो था जो बंगर साहब ने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, और तमाम बड़े अधिकारी, सीईओ और फुल टाइम मेंबर हैं। इन लोगों ने करोड़ों रुपए के निवेशकों के साथ घोटा धोखा दिया। मैं हमेशा कहता हूँ, शेयर बाजार चढ़ता है या उतरता है, तेजी आती है या मंदी आती है, क्रैश होता है या पीक पे चढ़ता है, पैसा कुछ सिलेक्टेड लोग ही कमाते हैं। आम निवेशक हमेशा घाटे में रहता है। यही चित्र बाय एंड लार्ज दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे षड्यंत्रों का शिकार होता है। ये षड्यंत्रकारी कौन है? जो अपने पॉकेट भरे रहते हैं। सेबी की जगह पे प्राइवेट सेक्टर से आदमी लाके सरकार ने क्या किया? हाँ, माधवी बूच का एक्सपीरियंस था, लेकिन क्या उसका अडानी ग्रुप के साथ होना उसकी यही यूएसपी थी कि अडानी की नज़दीकी के चलते वो सोबी की चेयरमैन पर्सन बनी। आप देखिए, जो कंपनी शेयर मार्केट में बड़े लेवल पे खेल करते हो, या इन्वेस्टमेंट है या लिस्टिंग है उनका, यदि उनके नज़दीकी लोग सेबी के चेयरपर्सन बने, तो फिर भगवान मालिक है। हालाँकि सेबी ने जब आरोप लगे, सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी के लिए कमिटी भी बनाई थी। उसमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि बार-बार ये कहा गया कि इसमें बहुत सारे ऑफशोर कंपनीज़ हैं और ऑफशोर कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता। यदि ऑफशोर कंट्रोल कंपनी का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता, इसलिए हम बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। कुल मिला के ये गड़बड़-झाला सरकार के नाक के नीचे होता रहा या सरकार के आशीर्वाद से होता रहा। यदि बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, तो कहीं न कहीं इसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी घेरे में आते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति में इन दोनों का विशेष हाथ था। इनके एफआईआर दर्ज होते ही कहीं न कहीं अडानी के भी माथे पे पसीना आएगा, क्योंकि यदि बुच एक्सपोज़ होती है, यदि ये सारे काले कारनामे बाहर आते हैं, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें खुल के बाहर आती हैं, तो उसमें फिर ये छींटे अडानी पे भी आएँगे, क्योंकि अडानी को बचाने के चक्कर में ही बहुत सारी बातें गलत भी हुई। ऐसे शेयर मार्केट के कई बड़े ऑपरेटर्स दबी जुबान में कहते हैं। अडानी भले ही कहे कि मैं सरकार से कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर शेयर मार्केट में ये जो तथाकथित घोटाले की बात सामने आती है, वो फिर आम निवेशकों का तो पैसा ही है। धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस को लिस्टिंग किया, तब इस देश में एक लहर आई। आम आदमी भी निवेशक बना।
जो शेयर मार्केट सिर्फ गिने-चुने लोगों के खेलने की जगह थी, वहाँ सामान्य इंसान भी खेलने लगा। इसी शेयर मार्केट में सामान्य इंसान का जब विश्वास पनपा, रिलायंस के शेयर देके जिनके पास थे या रिलायंस में इन्वेस्ट करके कई लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बनाई, जो लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास के लोग थे। उनका विश्वास देखते हुए फिर हर्षद मेहता कांड शेयर मार्केट में हुआ। हमेशा जब लोगों ने विश्वास बनाए रखा है, कोई ना कोई कांड ऐसा होता है जो विश्वास तोड़ता है। तब तो एक शेयर ब्रोकर ने खेल किया था, बैंक रिसिप्ट का खेल था। इस बार तो बागड़ ही खेत को खा रही है। इस बार तो सेबी में बैठे हुए लोग, बीएसई में बैठे हुए लोग ही खेल कर रहे थे। तो क्या फिर आदमी विश्वास रखेगा? ये आदमी की सामान्य इन्वेस्टर की विश्वास की बात है। आज बार-बार हम कहते हैं कि हमें निवेश चाहिए। हमारे देश में बहुत सारा काम करना है, निवेश चाहिए। 140 करोड़ का देश है। भले ही प्रधानमंत्री बोलते हो कि 81 करोड़ लोग भूखे सोएंगे यदि मैंने अनाज नहीं दिया। ये उनकी राजनीतिक व्यथा हो सकती है या राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि वो 81 करोड़ लोगों को सरकारी भीख पे जी रहे हैं, ऐसा बताएँ। लेकिन यदि कुंभ में 60 करोड़ लोग डुबकी मारते हैं, तो यकीनन वो ये भिखारी नहीं है, जो 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। लोग हैं, लोगों के पास निवेश है। विश्वास पैदा करने की बात है। यदि इस भारत की जनता ने चाहा, तो किसी विदेशी विनेश का निवेश का कोई ज़रूरत नहीं। अकेला भारत सक्षम है पूरे उद्योग जगत को चलाने के लिए। लेकिन जब-जब विश्वास बनाए रखा या लोगों ने विश्वास बनाया, किसी न किसी ने विश्वास तोड़ा। माधवी बूच का उदाहरण, ये एकदम लेटेस्ट है। देखते हैं एफआईआर दर्ज हो गई। कहीं न कहीं माधवी बूच हिट होगी, बीजेपी सरकार हिट होगी, अडानी सेठ भी हिट होंगे। लेकिन कहीं न कहीं सुकून मिलेगा, आम निवेशकों को कुछ तो हो रहा है, कहीं तो उनकी बात सुनी जा रही है, कहीं तो उनकी वेदनाओं को शब्द मिल रहे हैं। सिर्फ़ हम शब्द दे सकते हैं हमारे न्यूज़ चैनल पर, लेकिन कोर्ट जब शब्द वेदनाओं को देता है, तो उस पे कड़ी मार पड़ती है। देखते हैं एफआईआर दर्ज हो गई, 30 दिन के अंदर क्या स्टेटस रिपोर्ट आती है। स्टेटस रिपोर्ट आने के बाद फिर लगातार इस पे हमारी नज़र रहेगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल आता हूँ फिर किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।